कहानी की शुरुआत में ये लड़का इस लड़की के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद ये चुपचाप पास में मौजूद तालाब के अंदर चला जाता है, जिसके जरिए ये कुछ ही देर बाद आत्माओं की एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर इसने एक खतरनाक आत्मा को देखा जिसने एक छोटे लड़के की आत्मा पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन ये आत्मा उस छोटे लड़के की आत्मा के साथ कुछ करती उससे पहले ही इस लड़के ने अपने तलवार की मदद से उस पर हमला करके उस बच्चे को बचा लिया। अब ये लड़का कौन है और वो इस छोटे बच्चे को बचाने के लिए आखिर इस दूसरी दुनिया में क्यों आया है, आइए बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें पुराने जमाने का एक कोरियन महल दिखाया जाता है, जिसके बगल में एक लड़के ने अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी। और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि उस महल के राजा का बड़ा बेटा था। अगले दिन जब महल के लोगों ने उसकी लाश देखी तो सभी को ऐसा लगा कि शायद उसने किसी लड़की के प्यार में पड़कर अपनी जान दे दी है। लेकिन वहीं पर उसकी दादी भी मौजूद थी, जिसे बहुत अच्छे से पता था कि उस लड़के ने किसी लड़की के प्यार में पड़कर अपनी जान नहीं दी है, बल्कि 30 साल पुरानी एक आत्मा ने उस पर कब्जा करके उसकी जान ली है। इसीलिए वो तुरंत ही राजा के पास यानी कि अपने बेटे के पास जाती है और उसे झील वाली किसी प्रेत आत्मा के बारे में बताती है, जिसने 30 साल पहले भी राजा के कई भाइयों की भी जान ली थी। बट राजा अपने मॉम की बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका ये कहना था कि उसके बेटे को किसी आत्मा ने नहीं मारा है, बल्कि उसने खुद ही एक लड़की के चक्कर में अपनी जान दे दी है। और रही 30 साल पहले की बात, तो वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है। और 30 साल पहले जितने भी राजकुमार मरे थे वो एक गंभीर बीमारी की वजह से मरे थे, ना कि किसी आत्मा ने उन लोगों को मारा था। साथ ही राजा ने अपनी माँ से ये कहा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, तो तुम इस अंधविश्वास को इस महल में मत फैलाओ। लेकिन उसकी माँ को पूरा यकीन था कि वो झील वाली प्रेत आत्मा वापिस आ चुकी है और उसी ने ही राजा के बेटे यानी कि उसके पोते की जान ली है। इसीलिए उसने राजा से ये कहा कि वो खुद ही किसी सामन से बात करके इसका हल निकालेगी। फिर अगले दिन महल के अंदर सभी लोग राजा के बेटे के मरने पर शोक मना रहे थे। तभी वहां पर राजा आ जाता है, जो सभी को डांटने लगता है। उसने यहाँ भी सभी लोगों से यही कहा कि उसके बेटे की जान किसी आत्मा ने नहीं ली है, बल्कि ये किसी की चाल हो सकती है। लेकिन इसके पीछे कोई भी हो, चाहे कोई इंसान या फिर कोई आत्मा ही क्यों ना हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इधर उसकी माँ एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए सामन के पास जाती है, जो उनकी पूरी रियासत में बहुत फेमस था। सामन उन लोगों को कहा जाता है जो अपने जादू टोने से शैतानी आत्माओं को काबू में करने की कोशिश करते हैं। उसी रात राजा जब सो रहा था तो धीरे धीरे झील का थोड़ा सा पानी अपने आप राजा के कमरे की तरफ जा रहा था। और फिर वहां पहुंचने के बाद पानी की कुछ बूंदें राजा के चेहरे पर गिरने लगी। एंड फिर जैसे ही राजा की आंख खुली तो अचानक से एक बहुत खतरनाक आत्मा ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया। वो आत्मा फिलहाल उसे मारने नहीं आई थी, वो बस उसे इतना बताने आई थी कि वो एक एक करके उसके सारे बेटे को जान से मारकर उसका पूरा वंश खत्म कर देगी। इतना बताकर वो आत्मा वहां से चली गई। जिसके बाद राजा ने अपने हाथ में देखा कि उस आत्मा के काटने का निशान उसके हाथ में बन गया था, जिसकी वजह से राजा को यकीन हुआ कि उसका ये सपना नहीं था, बल्कि रियल में उसके साथ ये घटना हुई है। तभी उसके नौकर उसे बताते हैं कि उसके सबसे छोटे और आखिरी बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। फिर राजा जब अपने बेटे के कमरे में गया तो उसने देखा कि उस आत्मा ने अब उसके बेटे को भी अपने काबू में किया हुआ था। वो राजा से कहता है कि मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरे इस बेटे को भी जान से मारकर तेरा वंश पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से कैंची उठाई और खुद को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में राजा उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बड़ी ही मुश्किलों से उसे काबू में किया जाता है। अब यहाँ से राजा को रियलाइज होता है कि अगर उसने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो वो आत्मा उसके आखिरी बेटे को भी उसी के सामने मार देगी। इसीलिए राजा एक दूसरे गांव में जाकर एक बूढ़े सामन से मिलता है, जिसने 30 साल पहले भी किसी तरह उस आत्मा को शांत किया था। दरअसल उस महल में 30 साल पहले का राजा से ही जुड़ा कोई खतरनाक राज था, जिसे राजा सभी से छुपाना चाहता था। और यही वजह थी कि वो अपनी माँ और महल के लोगों से जानबूझकर ये कह रहा था कि भूत प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती। बट रियलिटी में उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि उसके बेटे ने किसी लड़की की वजह से अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि उसी आत्मा ने उसे मारा था। खैर इस बूढ़े सामन ने राजा से उसके साथ चलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था और उसके अंदर अब उतनी ताकत नहीं बची थी। खैर उसने एक योहान नाम के लड़के का जिक्र किया, जिसकी माँ भी एक बहुत बड़ी सामन थी। एंड वो जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त देवता उससे नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से उसने एक गहरे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि वो तो मर गई थी, लेकिन उसका बेटा जिंदा बच गया था। शायद वो मरकर वापस जिंदा हो गया था और इसी वजह से वो आत्माओं को भी देख सकता है। जिसके बाद हम योहान को देखते हैं, जो बस पूरे दिन सोता रहता था। और फिर उस बूढ़े आदमी ने उसे उठाया और सीधा राजा के पास ले गया। उसने योहान से राजा के बारे में सारी बातें बताई, लेकिन योहान उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि अगर कोई
कोई आत्मा किसी के पीछे पड़ी है तो इसकी जरूर कोई ठोस वजह होती है। बेमतलब में कोई आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। एंड जरूर इस आदमी ने बहुत बुरा काम किया होगा तभी वो आत्मा इसके पीछे पड़ी है। इतना कहकर योहान वहाँ से जाने लगा, बट वो जाते जाते वहीं पर रुक जाता है और राजा को ये बताता है कि तुम्हारे दाएं हाथ पर आत्मा के काटने का निशान है, जिसका मतलब ये है कि वो आत्मा तुमसे बहुत नफरत करती है। इतना कहकर योहान वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी कही हुई बातों से राजा को यकीन हो गया था कि योहान आत्माओं को देख सकता है और उन्हें भगा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि योहान ने उसके लिए काम करने से उसे साफ साफ मना कर दिया था। इसीलिए राजा ने अपने लोगों से कहकर योहान को जबरदस्ती किडनैप करवा लिया और सीधा अपने महल में उसी झील के पास ले गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आत्मा इसी झील में रहती है। यहाँ उसने योहान से कहा कि मेरे सबसे बड़े बेटे को उस आत्मा ने इसी झील में डुबोकर मार दिया था और अब उसने धमकी दी है कि वो मेरे आखिरी और सबसे छोटे बेटे को भी जान से मारकर मेरा वंश खत्म कर देगी। तो क्या तुम उस आत्मा से हमें आजादी दिला पाओगे? अब योहान को समझ आ गया था कि अगर उसने ना कहा तो वो मारा जाएगा, इसीलिए उसने राजा से हाँ कह दिया और साथ में उसने ये भी कहा कि वो आत्मा फिलहाल इस झील में नहीं है, वो कहीं और चली गई होगी, इसलिए मुझे हर जगह पर जाकर उसे ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर राजा ने उसे इजाजत दे दी, जिसके बाद वो थोड़ा साइड में गया और सैनिकों से वहीं रुकने को कहा। जिसके बाद वो बड़े ही चालाकी से बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पकड़ा गया। एंड फिर इस बार राजा ने उसके गर्दन पर तलवार रखकर उसे धमकी देते हुए उससे ये कहा कि अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर तुमने आत्मा भगाने की भी बात अगर महल में किसी से भी करी तो भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तो और उसने ये भी कहा कि अगर तुम उस आत्मा को भगाने में नाकामयाब हुए और मेरे बेटे को कुछ हुआ तब भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर अगले दिन राजा ने एक यूजिन नाम की लड़की को बुलाया जो उसी की बेटी थी, जिससे वो पूरे 10 साल बाद मिल रहा था, क्योंकि वो जब छोटी थी तो उसके साथ कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से राजा ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। खैर राजा ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो योहान पर नजर रखकर उसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन राजा तक पहुंचाए, क्योंकि राजा को पूरे महल में बस यूजिन पर भरोसा था। जिसके बाद वो योहान के पास जाती है और उसे बताती है कि राजा ने उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ पर भेजा है। योहान किसी की नजर में ना आए, इसी वजह से राजा ने उसे महल के पीछे वाले स्टोर रूम में रखा हुआ था, जहाँ उसे पूरी रात भर नींद ही नहीं आई, जिसकी वजह से योहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने यूजिन से ये कहा कि राजा से बोलो कि वो सबसे पहले मेरा रूम बदले। इस बात पर यूजिन उसे बताती है कि तुम लोगों की नजरों में ना आ जाओ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। जिसके बाद योहान उसे बताता है कि इस महल में किसी न किसी की मौत होती रहती है, जिसकी वजह से ये ऊर्जा बढ़ चुकी है, जिन्होंने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। इतना बताकर वो दोबारा से सोने जाता है, लेकिन यूजिन उसे सोने नहीं देती, उसका बिस्तर खींचकर साइड में कर देती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और कुछ देर की बातचीत के बाद यूजिन को ऐसा फील होने लगता है कि योहान कोई सामान्य नहीं है, बल्कि वो एक फ्रॉड आदमी है। उसे आत्मा वगैरह नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे योहान उसे आत्माओं के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताता है जो पहले कभी यूजिन ने नहीं सुनी थी। जैसे कि उसने खीमे नाम की एक बुरी शक्ति के बारे में बताया, जो आत्मा की तरह किसी इंसान के मरने से पैदा नहीं होती, बल्कि कुदरत की बहुत सारी जब काली और बुरी शक्तियां एक जगह इकट्ठा होती है तब इसका जन्म होता है। साथ ही उसने बताया कि कल एक खीमे मेरे कमरे की छत पर भी था और एक खीमे वहीं पर मौजूद था जिसे सिर्फ योहान ही देख सकता था। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि वो आत्मा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी दुनिया में भेजने का कोई और तरीका नहीं है और उनसे निपटना भी बहुत मुश्किल है। जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो चादर फाड़ कर रस्सी बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद यूजिन सोच में पड़ गई कि आखिर ये चादर फाड़ कर रस्सी क्यों बना रहा है, जबकि इसे राजा के बेटे के पास होना चाहिए। उसने जब योहान से इस बारे में पूछा तो योहान उसे कुछ नहीं बताता, वो बस उसे इतना बताता है कि वो राजा के बेटे को ही बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। साथ ही उसने यूजिन से आड़ू के पेड़ की टहनियां तोड़कर लाने को कहा, जो यूजिन को बेफुजूल की चीजें लग रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी ही मुश्किलों से यूजिन उस पेड़ की बहुत सारी टहनियों को तोड़कर थोड़ी देर बाद योहान के पास ले जाती है और उससे ये पूछती है कि आखिर वो इनका क्या करेगा। बट योहान उसे कुछ नहीं बताता, वो बस उनमें से सिर्फ एक लकड़ी लेता है और उसी के सामने लेटकर अपनी पीठ खुजाने लगता है। ये देखकर यूजिन को गुस्सा आया और उसे ऐसा लगा कि इसे बस अपनी पीठ खुजानी थी, जिसके लिए इसने मुझसे इतनी मेहनत करवाई है। इसी वजह से वो तुरंत ही अपने कमरे में गई और राजा के लिए एक लेटर लिखने लगी, जिसमें उसने ये लिखा कि योहान एक फ्रॉड आदमी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तालाब की आत्मा का सच पता करेगा तो आप गलत हो। वो बस पूरे दिन सोता रहता है। उससे पूछने पर वो बस इतना ही कहता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। इतना लिखने के बाद उसने जानबूझकर इरिटेट होकर उस लेटर को खुद ही फाड़ दिया। तभी
तभी उसी दौरान उसने दो लेडी की आवाज सुनी और उसको ये पता चला कि राजा के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर वो आत्मा उस लड़के पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी एंड उसकी दादी उसे ठीक करने के लिए उसे सामन को बुलाकर लाई थी जो पूरे गांव में फेमस था। वो उसे ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इधर यूजिन योहान के पास जाती है और उसे बताती है कि राजकुमार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इस टाइम पर योहान सो रहा था, लेकिन वो तुरंत ही उठता है, जिसके बाद वो उसी पेड़ की टहनी को लेता है और साथ में उसी चादर की बनी हुई रस्सी को लेकर तालाब की तरफ जाने लगता है। ये देखकर यूजिन एक बार फिर से हैरान होने लगती है कि आखिर वो इन सब चीजों को लेकर तालाब की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि उसे राजकुमार को बचाने के लिए उसके कमरे में जाना चाहिए। योहान बिना कुछ बोले वहां से सीधा तालाब के पास जाता है और वहां पर मौजूद एक पेड़ पर उस रस्सी को बांधने लगता है। तभी वहां पर यूजिन आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस बात पर योहान उससे बोलता है कि जो मैं करने वाला हूँ कसम खाओ तुम किसी से नहीं बताओगी। इतना बोलकर उसने अपना एक हाथ काटा और उस लकड़ी पर अपना खून लगाने लगा, जिसके बाद उसने रस्सी के दूसरे छोर को अपने गले में पहना और यूजिन से ये कहा कि मैं इस पानी से बाहर आऊं या ना आऊं, तुम इस रस्सी को मत खींचना। साथ ही उसने यूजिन के कान में भी कुछ कहा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी आत्माएं थी जो शायद योहान की बातें सुन लेती। जिसके बाद उसने यूजिन का एक घुंघरू लिया और चुपचाप झील के अंदर चला गया, जिसके जरिए वो कुछ ही देर बाद एक दूसरी शैतानी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो जब चल रहा था तो उस घुंघरू की आवाज यूजिन को भी सुनाई दे रही थी कि वो कहाँ जा रहा है। वो धीरे धीरे महल की तरफ राजकुमार के पास जा रहा था। मतलब कि वो दूसरी दुनिया भी सेम इसी दुनिया की तरह थी, बस वहाँ पर आत्माओं का वास था। इधर ये सामन राजकुमार को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शैतानी आत्मा ने उसे भी मार डाला। जिसके बाद वो आत्मा राजकुमार को भी मारने के लिए उसे ऊपर की तरफ उठाने लगी, लेकिन वो उसे मारती उससे पहले ही उसके पास योहान पहुंच जाता है, जिसने अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला करके राजकुमार को बचा लिया। एंड ये तलवार कुछ और नहीं बल्कि वही पेड़ की टहनी है जो यहाँ पर आकर योहान की तलवार बन गई थी। दूसरी तरफ यूजिन अपना हाथ काटती है, क्योंकि योहान ने उसे कान में ये बताया था कि मेरी कोशिशों के दौरान जब राजकुमार को होश आने लगे तो तुम उसे अपना खून दिखाना। यूजिन अपना खून अपने माथे पर लगा लेती है, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया में वो आत्मा जब राजकुमार को मारने के लिए दोबारा उसकी तरफ भागी तो उसने रास्ते में यूजिन का खून देखा, जिसकी वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पाई। एंड फिर उसी दौरान एक बार फिर से योहान उसके पीठ पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आत्मा घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। इस हमले में योहान की तलवार जलकर खराब हो गई थी, इसी वजह से उसने अपनी तलवार को वहीं पर फेंक दिया। एंड वही तलवार इधर यूजिन के सामने वही पेड़ की टहनी बनकर गिरी, जिसे देखने के बाद यूजिन को समझ आया कि योहान ने उससे पेड़ की टहनियां क्यों तोड़वाई थी। इधर एक बार फिर से वो आत्मा योहान के सामने खड़ी हो जाती है, जिससे योहान पूछता है कि कौन हो तुम और शाही परिवार को क्यों मारना चाहती हो। एंड इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्द ही इसका दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर पसंद आया तो जल्दी से कमेंट करो। बाकी मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।